अखिलेश यादव ने आज जो लोकसभा में संविधान के मुद्दे पर भाषण दिया उसे बोल्ड कहा जाएगा। एक ऐसा भाषण जो राजनीति से परे था और मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों। क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि उनके एक एक शब्द को भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल सोच है जो हर मस्जिद के नीचे धार्मिक स्थल ढूंढने की कोशिश कर रही है। अखिलेश का यह बयान इस बहस के दौरान एक ऐसे वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के अंतर्गत सभी तरह के सर्वे पर रोक लगा दी है, सभी तरह के मंदिर मस्जिद केस के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग हर मस्जिद के नीचे धार्मिक स्थल ढूंढ रहे हैं और इससे देश की शांति बर्बाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि इसका राजनीतिक फायदा उन्हें ना हो, मगर अखिलेश यादव ये जो बात कह रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम है। वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आप और हम मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं, मगर असली मुद्दों पर ना रहकर हम अपने आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अखिलेश ने अपनी बात किस तरह से रखी। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं, होकर के अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के बाद उद्योगपति कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। संविधान पर बहस थी मगर देश का प्रधान गायब। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा ताना मारा है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी अहम बहस और प्रधानमंत्री गायब। प्रधानमंत्री कुंभ मेले के आयोजन से जुड़ी एक सभा में थे और जैसा मैंने अपने अन्य कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं जहां उन्हें वोटों का फायदा मिलता है। इत्तेफाकन दोस्तों, आज प्रियंका गांधी वाड्रा का भी भाषण था और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जब से संसद का यह सत्र शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री बमुश्किल 10 मिनट भी नहीं रहे हैं सदन के अंदर। अखिलेश ने इस मुद्दे को और पैना करके करारा प्रहार किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। अखिलेश यादव के इस भाषण में एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की एक अपील थी और यहां पर उन्होंने कविता का भी इस्तेमाल किया जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। न मेरा न तेरा ये हिंदुस्तान सबका है और अगर नहीं समझे तो नुकसान सबका है। बड़ा सवाल यह दोस्तों कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता, जिनके लिए अखिलेश यादव का यह संदेश था, वो अखिलेश यादव की इस बात को समझेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव का मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो जहर, नफरत, झूठ का इस्तेमाल करती है राजनीतिक हथियार के तौर पर। देखिए किस तरह से कविता के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग, खुशबू, नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत, आबरू, ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ
डॉक्टर राममनोहर लोहिया जिन्होंने समाजवादी आंदोलन का रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो संघर्ष कर करके हम लोगों को उस जगह पहुंचाया, वहीं लोकनायक जयप्रकाश जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान देकर के जागरूक किया। मैं उन सबको याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की भी बात की कि जातीय जनगणना तो होगी क्योंकि उसी के जरिए दलितों, पिछड़ों को इंसाफ मिलने वाला है। मगर उससे पहले उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को याद किया कुछ इस तरह से। भीमराव अंबेडकर जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। ये देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमज़ोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। बकौल अखिलेश यादव, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जातीय जनगणना कराने का काम होगा। थोड़ी बहुत जो नौकरियां भी दी जा रही हैं उसमें दलित और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। सुनिए अखिलेश ने किस तरह से हमला किया। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय, समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा असर आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अखिलेश यादव के पिता यानी मुलायम सिंह यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बल्कि देश के रक्षा मंत्री भी थे। इसीलिए सीमा से जुड़े मुद्दे, रक्षा से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश यादव अक्सर प्रहार बोलते रहते हैं। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने कहा कि कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। आलम कुछ ऐसा है कि रेजांग ला मेमोरियल
उसे तक तोड़ दिया गया है और इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमलावर अखिलेश यादव किस तरह से अपनी बात रखते हैं, सुनते हैं। जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि इसी सरकार ने अग्निवीर योजना को जन्म दिया और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि अग्निवीर योजना से देश की रक्षा और सुरक्षा जुड़ी हुई है। हम पुरानी व्यवस्था को कायम करेंगे, क्योंकि तभी एक युवा जो है सही मायने में देश की सेवा कर सकता है। सुनिए। जो अग्निवीर वाला सवाल था वो आज भी वैसा ही का वैसा है। हम लोग अग्निवीर वाली व्यवस्था कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो पहले भर्ती जैसी होती थी अध्यक्ष महोदय, अगर वैसी ही भर्ती होगी तो हमारी सीमाएं और सुरक्षित होंगी, हमारे और नौजवान जाकर के देश की असली पक्की वर्दी पहनने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब अखिलेश यादव कह रहे थे तो उनका निशाना उत्तर प्रदेश पर भी था। उन्होंने कहा हर गुजरते दिन के साथ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ्स यानी कि पुलिस की हिरासत में हुई मौतों में नंबर 1 है और स्वाभाविक सी बात है उनके इस बयान की गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई देने वाली है। क्या कह रहे हैं अखिलेश, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे हैं। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उठ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आज़ादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में इस बात पर चर्चा करें संविधान पर, और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आजकल जो नए जमाने का डिजिटल इंडिया है, अगर साइबर अपराधों में सबसे आगे कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन की ताकत दोगुनी हो गई है, क्योंकि लोकसभा में अखिलेश यादव हैं
उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो ताकत हासिल की है वो है। लोकसभा में अब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, राहुल गांधी तो मौजूद हैं ही। और संसद में जब बहस होगी तो बहस का स्तर अब इंडिया गठबंधन की तरफ से और बेहतर होने वाला है। अब देखना यह है कि इन तमाम बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।